हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज की ये वीडियो होने वाली है इट चैप्टर 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपलोड कर चुका हूँ। उस पार्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है 27 साल बाद से। यहाँ डेरी शहर में काफ़ी बड़ा मेला हो रहा होता है। वहाँ मेले में कुछ लड़कों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर कुछ लड़के एड्रियन नाम के एक लड़के को जान से मारने के लिए उसको नदी में फेंक देते हैं, जहाँ उस नदी के किनारे पर पेनीवाइज होता है, जो 27 साल बाद वापस आ चुका था। फिर एड्रियन का दोस्त नीचे आकर देखता है कि एड्रियन को एक जोकर ने बचा लिया है। फिर पेनीवाइज एड्रियन को उसके दोस्त के सामने ही जान से मार देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है माइक पर, जो उन सब में से अकेला था जो डेरी शहर छोड़कर नहीं गया था। फिर माइक को जब खबर मिलती है कि डेरी के मेले में एक मर्डर हुआ है, तो वो वहाँ जाता है। वहाँ माइक देखता है कि एक दीवार पर खून से लिखा हुआ था कि घर वापस आ जाओ। ये देखकर माइक समझ जाता है कि पेनीवाइज वापस आ चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है बिल पर, जो कि एक फिल्म राइटर बन चुका था। फिर यहाँ पर बिल के पास माइक का फ़ोन आता है। फिर माइक बिल से कहता है कि तुम्हें डेरी शहर वापस आना होगा। फिर माइक एडी को फ़ोन करता है और एडी एक रिस्क एनालिस्ट बन चुका था। फिर माइक एडी को भी डेरी वापस आने को कह देता है। फिर माइक फ़ोन करता है रिची को, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुका था, और माइक रिची को भी डेरी वापस आने को कहता है। फिर माइक फ़ोन करता है बेन को, जो कि कंपनी का मैनेजर होता है। फिर माइक बेन को भी डेरी वापस आने को कहता है। फिर माइक फ़ोन करता है स्टैनली को, जो अपनी वाइफ के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा था। यहाँ पर स्टैनली माइक से कहता है कि तुमने मुझे कॉल इसलिए करा है ना क्योंकि वो जोकर लौट आया है। फिर माइक स्टैनली से कहता है कि तुम सबको वापस आना ही होगा, दोबारा वही सब खून खराबा डेयरी में शुरू हो गया है। फिर कॉल कट करने के बाद स्टैनली बाथरूम में बाथटब के अंदर अपनी हाथ की नस काट कर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि स्टैनली को पेनीवाइज से डर लग रहा था और स्टैनली वापस दोबारा डेयरी शहर नहीं जाना चाहता था। अब लास्ट में बचती है बेवर्ली। फिर माइक बेवर्ली को भी वापस आने के लिए मना लेता है। अब यहाँ पर बेवर्ली का जो पति होता है वो भी बेवर्ली के पापा की तरह थोड़ा पागल टाइप का आदमी होता है, और वो बेवर्ली को मारता है कि वो किससे बात कर रही थी। फिर बेवर्ली वहाँ से चली जाती है और अपनी शादी की अंगूठी घर के सामने ही रख देती है। अब सीन शिफ्ट होता 27 साल पहले। यहाँ हम देखते हैं कि जो हेनरी उस कुएं से नीचे गिरा था, तो पेनीवाइज ने हेनरी को बचा लिया था। फिर पेनीवाइज हेनरी को उस नाले से बाहर बहा देता है। फिर हेनरी वापस घर जाता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर हेनरी को अपने पापा के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके पागल खाने में डाल देते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है 27 साल बाद, जहाँ पेनीवाइज गुब्बारे के रूप में हेनरी से पागल खाने मिलने आया होता है। फिर हेनरी अपने पलंग के नीचे देखता है कि वहाँ नीचे मेरा पुराना दोस्त पैट्रिक है। फिर पैट्रिक हेनरी को उसका चाकू देता है, जिससे हेनरी उस पागल खाने से भाग जाता है। और यहाँ पे हेनरी की मदद करी होती है पेनीवाइज ने। पेनीवाइज हेनरी के ज़रिए बिल, एडी, बेन, माइक और बेवर्ली को जान से मरवाना चाहता था। फिर पैट्रिक हेनरी को वहाँ से ले जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं एक लड़की को, जिसका नाम विक्की होता है। यहाँ विक्की एक जुगनू का पीछा करते करते एक अंधेरी जगह पर आ जाती है, जहाँ पर पेनीवाइज होता है। वहाँ पर पेनीवाइज विक्की को जॉर्जी की तरह हंसाता है और विक्की से दोस्ती कर लेता है। फिर पेनीवाइज विक्की को खा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है डेरी के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ इन सब का दोबारा से रियूनियन होता है। ये सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर इन सबको कुछ बिस्किट्स के अंदर से कुछ मैसेज मिलता है, जिसको ये जोड़कर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि गैस करो स्टैनली ने अपने हाथ की नस काटी है या नहीं। फिर वहाँ पर पेनीवाइज इन सबको डराना शुरू करता है। इनके खाने के अंदर से अजीबोगरीब चीज़ें बाहर आने लग जाती हैं। फिर ये सब उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और ये बात रियलाइज़ करते हैं कि अंदर वो सब असली नहीं था, ये सब पेनीवाइज का एक छलावा था। फिर बेवर्ली स्टैनली को कॉल करती है और स्टैनली का फ़ोन उसकी वाइफ उठाती है, जो बेवर्ली को बताती है कि स्टैनली ने आत्महत्या कर ली है बाथरूम में अपने हाथ की नस काट कर। फिर बेवर्ली स्टैनली की वाइफ से पहले बोलती है कि बाथटब में, और ये बात बेन सुन लेता है कि बेवर्ली को कैसे पता कि स्टैनली बाथटब में था जब उसने अपनी हाथ की नस काटी थी। फिर एडी और रिची माइक से कहते हैं कि हमें माफ़ कर, हम पेनीवाइज से दोबारा लड़ना नहीं चाहते हैं, हम तो यहाँ रहते भी नहीं हैं। फिर बेवर्ली, बेन, एडी और रिची वहाँ से होटल चले जाते हैं जहाँ ये सब ठहरे हुए थे। फिर बिल माइक से कहता है कि एडी और रिची ठीक कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ वापस जा रहा हूँ। फिर माइक बिल से कहता है कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे तुम करना। फिर बिल माइक से कहता है कि ठीक है।
अब सीन शिफ्ट होता है होटल में। वहाँ पर बेन बेवर्ली से कहता है कि मैंने तुम्हें स्टैनली की वाइफ से पहले बाथटब कहते हुए सुना था। तुम्हें पता था स्टैनली कैसे मरेगा। मुझे बताओ तुम्हें ये पहले से कैसे पता था। फिर बेवर्ली एडी, रिची और बेन से कहती है कि मैंने हम सबको एक एक करके मरते हुए देखा है। अब सीन शिफ्ट होता है बिल और माइक पर। यहाँ माइक बिल को पानी में एक जड़ी बूटी मिलाकर दे देता है। फिर माइक बिल से कहता है कि मैं कुछ आदिवासियों के पास गया था। वो लोग कई सालों से पेनीवाइज से दूर डेरी शहर से बाहर रह रहे हैं। वो आदिवासी पहले लोग थे जिन्होंने पेनीवाइज का सामना करा था। उन्होंने मुझे दिखाया पेनीवाइज का असली रूप और बताया उसको कैसे ख़त्म करना है। उन आदिवासियों की एक रस्म है। उन्होंने पेनीवाइज को इस पत्थर के टुकड़े में बंद करने की कोशिश करी थी, पर वो पेनीवाइज को मारने में नाकामयाब हुए थे। और अब ये पत्थर का टुकड़ा मेरे पास है, तो हम पेनीवाइज को हमेशा के लिए उस रस्म की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। फिर माइक बिल को दिखाता है कि पेनीवाइज आया कहाँ से है, और हम यहाँ देखते हैं कि हज़ारों साल पहले एक उल्का पिंड धरती से टकराया था और पेनीवाइज उसी उल्का पिंड से धरती पर आया था, जहाँ उन आदिवासियों ने पेनीवाइज का सामना करा, पर वो नाकामयाब हुए। और जहाँ पर वो उल्का पिंड टकराया था वहाँ अब डेरी शहर है, और तब से लेकर अब तक ये शहर श्रापित है। फिर बिल को माइक की बात समझ में आ जाती है और बिल माइक की मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर बिल और माइक बाकी सबसे मिलने जाते हैं, जहाँ बेवर्ली सबको बताती है कि पिछले 27 सालों से मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। सपनों में मैंने हम में से हर एक को बुरी मौत मरते हुए देखा है। फिर माइक सबसे कहता है कि ये डेडलाइट्स की वजह से हो रहा है। उस दिन पेनीवाइज ने डेडलाइट से बेवर्ली को वश में करा था, और डेडलाइट्स ही पेनीवाइज का असली रूप है। फिर बेवर्ली सबसे कहती है कि अगर पेनीवाइज अगले 27 सालों के लिए फिर से चला गया तो हम एक एक करके मर जाएंगे। हमें पेनीवाइज को उसका ये दौर ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म करना होगा। फिर ये सब माइक की मदद करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर ये सब उस जगह पर जाते हैं जो जगह इन सब ने मिलकर जब वे छोटे थे तब बनाई थी। वहाँ पर इनको अपना बचपना याद आता है। इन सबको इनका पुराना सामान मिलता है जो इन्होंने उस जगह पर रखा हुआ था। फिर इन सबको वहाँ पर स्टैनली का हेड कवर मिलता है और सब स्टैनली को याद करते हैं। फिर रिची माइक से पूछता है कि बताओ हमें क्या करना है। फिर माइक सबसे कहता है कि हम सबको अलग होकर कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी है जो हम सबसे जुड़ी हुई हों, और वो रस्म पूरी करने के लिए हम सबको उन चीज़ों की बलि चढ़ानी होगी। स्टैनली यहाँ पर नहीं है, तो स्टैनली का ये हेड कवर हम स्टैनली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये सब अलग हो जाते हैं। बेवर्ली वापस अपने घर जाती है, जहाँ उसके पापा की जगह कोई कर्श नाम की बूढ़ी औरत रह रही होती है। फिर मिस कर्श बेवर्ली को घर के अंदर चाय के लिए इनवाइट करती है। फिर बेवर्ली उस घर की दीवार में से एक पैकेट निकालती है जो उसने 27 साल पहले वहाँ पर रखा था, और उस पैकेट में वही पोएम का कार्ड होता है जो बेवर्ली के लिए बेन ने लिखा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वही बूढ़ी औरत दरअसल में पेनीवाइज का एक छलावा होती है, और वो बेवर्ली पर हमला कर देती है। फिर बेवर्ली उस घर से सही सलामत भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है रिची पर, जो उस जगह पर जाता है जहाँ वो पहले गेम खेला करता था, और अब ये जगह पूरी खंडर पड़ी थी। और यहाँ पर रिची को एक सिक्का मिलता है जिससे वो गेम की मशीन चलती थी, और रिची उस सिक्के को निशानी के तौर पर ले जाता है, और बाहर रिची का सामना पेनीवाइज से होता है। फिर रिची वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बिल पर, जिसको एक दुकान में अपनी साइकिल मिलती है, और फिर बिल वो साइकिल खरीद लेता है। फिर बिल अपनी साइकिल को चला के अपने घर तक आता है जहाँ वो और जॉर्जी रहते थे, और अब वहाँ पर कोई और रहने लगा था। फिर बिल उस गटर के पास आता है जहाँ पर पेनीवाइज ने जॉर्जी को जान से मारा था। उस गटर के पास बिल को जॉर्जी की आवाज़ आती है, और जॉर्जी की आवाज़ सुनते के साथ ही बिल भूल जाता है कि मेरा भाई असलियत में मर चुका है और ये पेनीवाइज का एक छलावा है। फिर बिल उस गटर के अंदर झाँक कर देखता है कि जॉर्जी गटर के अंदर है। फिर बिल जॉर्जी को बाहर निकालने के लिए गटर के अंदर अपना हाथ दे देता है। फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और अपनी पूरी कोशिश करता है बिल को गटर के अंदर खींचने की, पर बिल अपने आप को बाहर खींच लेता है और बिल के हाथ में जॉर्जी की नाव भी आ जाती है। फिर बिल को एक बच्चा दिखता है जो बिल के घर में रह रहा था। फिर बिल उस बच्चे को जल्दी से उस गटर से दूर ले जाता है। फिर बिल उस बच्चे से कहता है कि इस गटर से दूर रहना। फिर वो बच्चा बिल से कहता है कि मुझे भी अपने घर के बाथटब से किसी जोकर की आवाज़ आती है। फिर बिल उस बच्चे को शहर छोड़ने के लिए कहता है, पर वो बच्चा बिल से डरने लग जाता है। फिर वो बिल से ये कहकर चला जाता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं मेले में जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है एडी पर, जो वही मेडिकल स्टोर में जाता है जहाँ स्टैनली, बिल और रिची ने बेन के लिए बैंडेजेस और पट्टियाँ ली थी। वहाँ पर एडी उस मेडिकल स्टोर के बेसमेंट में जाता है जहाँ एडी का सामना उसी ज़ॉम्बी से होता है।
फिर एडी अपने आप को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी का गला अपने हाथ से दबा देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बेन पर, जो बेवर्ली के पास आकर बैठ जाता है। बेन ने कोई निशानी ढूंढी नहीं, क्योंकि बेन निशानी के लिए अपनी ऑटोग्राफ बुक का बेवर्ली का साइन करा हुआ वो पेज इस्तेमाल करने वाला था, जो बेवर्ली ने 27 साल पहले साइन करा था। फिर रिची भी उस होटल में आ जाता है और थोड़ी देर बाद एडी और बिल भी उस होटल में आ जाते हैं। एडी, रिची और बेन ऊपर होते हैं। फिर बेवर्ली और बिल एक स्केटबोर्ड को नीचे आते हुए देखते हैं। फिर बिल देखता है कि उस स्केटबोर्ड पर खून से लिखा हुआ था कि तुम भी उस बच्चे को अपने भाई की तरह मरने दोगे। ये पढ़कर बिल बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि बिल समझ जाता है कि पेनीवाइज उस बच्चे को जान से मारने वाला है। फिर बिल जल्दी से उस मेले की तरफ निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है बाथरूम में, जहाँ पर एडी होता है। फिर वहाँ पर हेनरी आकर एडी पर हमला कर देता है। फिर एडी बाथटब में जाकर हेनरी के पेट में वो चाकू घुसा देता है और उस बाथरूम से बाहर आ जाता है। फिर एडी बेन से कहता है कि बाथरूम में हेनरी है। फिर बेन बाथरूम की खिड़की से बाहर देखता है कि हेनरी जिंदा है। फिर हेनरी वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मेले पर। वहाँ पर बिल उस बच्चे को मिरर मेज़ में जाते हुए देख लेता है। फिर बिल जल्दी से उस मिरर मेज़ के अंदर जाता है, जहाँ पर बिल उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। फिर बिल देखता है कि पेनीवाइज वहाँ पहुँच चुका है। फिर पेनीवाइज उस कांच को तोड़ने की कोशिश करता है और फिर पेनीवाइज उस कांच को तोड़कर उस बच्चे को बिल के सामने जान से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है माइक पर, जो लाइब्रेरी में उन सबका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वहाँ पर हेनरी माइक पर हमला कर देता है और हेनरी माइक को जान से मारने वाला होता है। फिर वहाँ पर रिची पहुंचकर हेनरी को जान से मार देता है और यहाँ रिची के पीछे बाकी सब आ जाते हैं। फिर माइक सबसे पूछता है कि बिल कहाँ पर है। फिर ये लोग बिल को कॉल करते हैं। फिर बिल माइक से कहता है कि उस राक्षस ने एक मासूम बच्चे को मेरी आंखों के सामने मार दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर बिल पेनीवाइज को जान से मारने के लिए अकेला चला जाता है और बाकी सब समझ जाते हैं कि बिल पेनीवाइज को जान से मारने के लिए वही पुराने खंडर घर गया होगा। फिर ये सब बिल के पीछे आते हैं। फिर बिल इन सबसे कहता है कि तुम लोगों को मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइक बिल से कहता है कि हमने तुमको ना पहले अकेला छोड़ा था और ना अब छोड़ेंगे। फिर ये सब उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पेनीवाइज इनको ज़्यादा से ज़्यादा डराने की कोशिश करता है, पर ये सब मिलकर पेनीवाइज के छलावों का सामना करते हैं। फिर ये सब उस जगह पर आते हैं जहाँ इन लोगों ने पिछली बार पेनीवाइज का सामना करा था, पर वहाँ पर वही बूढ़ी औरत आकर बेवर्ली को पकड़कर पानी में डुबा देती है। फिर ये सब बेवर्ली को उस बूढ़ी औरत से बचा लेते हैं। मतलब यहाँ पर पेनीवाइज इनको जितना हो सके उतनी डराने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि जितना ये पेनीवाइज से डरेंगे उतना पेनीवाइज ताकतवर होकर इन सब पर हावी होगा, और जितना कम ये पेनीवाइज से डरेंगे उतना कमज़ोर पेनीवाइज होगा। फिर ये सब एक सुरंग जैसी जगह के अंदर जाते हैं, जहाँ नीचे पहुँचने के बाद ये सब देखते हैं कि वो उल्का पिंड यहाँ टकराया था। ये नुकीले कांटे उसी उल्का पिंड के टुकड़े हैं। फिर माइक जल्दी से वो पत्थर निकालता है और उस पत्थर में आग जलाता है। फिर बिल जॉर्जी की नाव अपनी निशानी के तौर पे उस आग में डाल देता है। फिर बेवर्ली वो पोएम का कार्ड अपनी निशानी के तौर पे उस आग में डाल देती है। फिर एडी अपना इनहेलर उस आग में डाल देता है। फिर रिची वो गेम का सिक्का अपनी निशानी के तौर पे और उस आग में डाल देता है। फिर एडी स्टैनली का हेड कवर स्टैनली की तरफ से उस आग में डाल देता है। फिर बेन बेवर्ली के ऑटोग्राफ का पेज उस आग में डाल देता है। अब लास्ट में बचता है माइक, जो उस आग में वो पत्थर डालता है जो बेवर्ली ने माइक को हेनरी से बचाने के लिए इस्तेमाल करा था। फिर ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और माइक उन आदिवासियों का मंत्र पढ़ता है। फिर पेनीवाइज का जो असली रूप था, जिनको डेडलाइट्स कहते हैं, वो उस पत्थर में आ जाती हैं। फिर माइक जल्दी से उस पत्थर को बंद करने की कोशिश करता है, पर एक बड़ा सा लाल गुब्बारा वो पत्थर बंद नहीं होने देता और फिर वो गुब्बारा फट जाता है। फिर वहाँ पर पेनीवाइज आ जाता है। फिर वो डेडलाइट्स उस पत्थर से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वो रस्म पूरी नहीं हो पाई थी। फिर पेनीवाइज साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है और उसके मकड़ी जैसे पैर बन जाते हैं। फिर पेनीवाइज उन सबको जान से मारने के लिए उन पर हमला करता है। फिर ये सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। फिर ये सब अलग हो जाते हैं, जहाँ बेवर्ली और बेन अलग जाते हैं, रिची और एडी अलग जाते हैं और बिल अलग जाता है, और पेनीवाइज इन सब पर एक एक करके इन पर हमला करता है। पेनीवाइज बेवर्ली को अपने छलावे से एक बाथरूम में बंद कर देता है, जिसमें बहुत सारा खून आने लग जाता है, और दूसरी तरफ बेन एक कब्र में होता है, जहाँ पर पेनीवाइज आकर उस कब्र का दरवाज़ा बंद कर देता है और उस कब्र में मिट्टी भरने लग जाती है। बेन मरने से पहले कहता है कि बेवर्ली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर बेवर्ली उस दरवाजे को ज़ोर से लात मारती है, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है
और बेवर्ली बेन को उस मिट्टी से बाहर खींच लेती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडी और रिची को भी पेनीवाइज डराता है, पर इन पर पेनीवाइज का छलावा उतना काम नहीं करता। फिर पेनीवाइज माइक को पकड़ लेता है और रिची पेनीवाइज को रोकने के लिए उस पर पत्थर फेंकता है। फिर पेनीवाइज रिची को डेडलाइट से अपने वश में कर लेता है। फिर एडी जल्दी से पेनीवाइज के मुंह में एक लोहे का जरिया घुसा देता है, जिससे पेनीवाइज उसी उल्का पिंड के नुकीले कांटों पर गिर जाता है। फिर एडी रिची के पास जाता है और पेनीवाइज यहाँ एडी के पेट में अपना नाखून घुसा देता है और फिर पेनीवाइज एडी को दूर फेंक देता है। फिर ये सब जल्दी से एडी के पास जाते हैं। फिर ये सब देखते हैं कि एडी बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पेट पर बहुत ज़्यादा गहरा जख्म हो चुका था। फिर एडी सबसे कहता है कि जब मेरे को वो ज़ॉम्बी दिखा था तो मैंने उसका गला दबा दिया था, जिससे वो ज़ॉम्बी बहुत कमज़ोर हो गया था। मैंने उसको अपने सामने बहुत छोटा कर दिया था। फिर माइक को उन आदिवासियों की एक बात याद आती है कि सारी जीवित चीज़ों को अपने आकार का पालन करना होगा। फिर बेवर्ली सबसे कहती है कि अगर हम पेनीवाइज को उस छोटी सुरंग तक ले आएँ तो उसको अपना आकार छोटा करना होगा हमारे पीछे आने के लिए। फिर ये सब एक जगह से बाहर निकलकर एडी को वहाँ पर बिठा देते हैं और फिर उस छोटी सुरंग की तरफ भागते हैं। फिर पेनीवाइज उनसे पहले उस सुरंग तक पहुंचकर उनका रास्ता रोक देता है। फिर माइक सबसे कहता है कि किसी को छोटा महसूस कराने के बहुत तरीके हैं। फिर माइक पेनीवाइज से कहता है कि तू बस एक भद्दा सा जोकर है। फिर माइक के पीछे पीछे ये सब पेनीवाइज को चुभने वाली बातें बोल बोल कर पेनीवाइज का आकार छोटा कर देते हैं और फिर पेनीवाइज का आकार बहुत छोटा हो जाता है। फिर ये सब मिलकर पेनीवाइज का दिल उसकी छाती में से निकाल के अपने हाथों से बुरी तरह दबा देते हैं, जिससे पेनीवाइज वहीं पर हमेशा के लिए मर जाता है। फिर ये सब एडी के पास जाते हैं ये बताने के लिए कि हमने पेनीवाइज को हरा दिया है, पर अब तक एडी मर चुका था। फिर वो जगह धीरे धीरे करके टूटने लग जाती है और फिर ये सब रिची को खींचकर वहाँ से ले जाते हैं। ये जगह पेनीवाइज के मरने के बाद पूरी तबाह होती जा रही थी और ये सब जल्दी से उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर ये सब जल्दी से उस घर से बाहर आ जाते हैं और वो घर पूरा टूट के गिर जाता है और पेनीवाइज का श्राप हमेशा के लिए डेरी शहर से ख़त्म हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता तालाब में, जहाँ ये सब शहर से जाने से पहले जाते हैं और वहाँ पर ये सब एडी को याद करते हैं। फिर टाइम के साथ साथ ये सब एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं और बेवर्ली और बेन एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं और ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ एंड हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।